हर मार के बाद मुझे लगता था कि कमियां मेरे अंदर है, लेकिन वो सच नहीं था। एक स्टिक रखी हुई थी, रॉड रखी हुई थी, एंड ही स्टार्टेड बीटेड मी अप विद दैट रॉड। उस दिन मैंने अपने आप को पूरी रात एक बाथरूम में लॉक करके रखा। मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि आज सब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। कुछ दूर पे जब मैंने देखा, मेरा बेटा ही वॉज लिटरली फोल्डिंग हिज हैंड लाइक दिस, और वो रो रहा है। वो सब देख करके मेरे दिल में एक अंदर से आवाज आई कि बस अब और नहीं। जिस साल मैं पैदा हुई थी, बेसिकली मेरे फैमिली को वेट था, दैट दे वर वेटिंग कि हमारे घर लड़का होगा। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी बेटी हूँ। वी आर 4 सिस्टर्स एंड आई वाज द अनवांटेड चाइल्ड। मैं एक अनवांटेड चाइल्ड थी क्योंकि मेरी जगह सबको बहुत उम्मीदें थी कि लड़का होगा। तो जब मैं अपने घर में पैदा हुई तो बहुत लोग अपसेट थे इस बात से। बट स्लोली एंड स्टेडीली, धीरे-धीरे मेरे को वो प्यार मिला अपने फादर से, अपने सिबलिंग्स से, अपनी मदर से। कुछ टाइम तक सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद जब मैं 12 साल की हुई, तो सडनली मेरे साथ लाइफ ने एक ऐसा खेल किया, जहाँ मेरे फादर की लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर डिटेक्ट हुई। और टेक्नोलॉजीज़ उस टाइम इतनी एडवांस नहीं थी, अपने फादर को हम बचा नहीं पाए। जब मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो पॉइंट हम लोगों के लिए एक ऐसा पीरियड था, वो पीरियड हमारे लिए इतना डार्क फेज़ था कि हम उस चीज़ से कोप अप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मैं और मेरी मदर एक गाँव से बिलॉन्ग करती हैं, शी वाज़ नॉट दैट एजुकेटेड, और मैं उस टाइम सिर्फ़ 12 साल की थी। तो मेरे लिए वो चीज़ें करना बहुत मुश्किल था। मतलब जो मेरा लर्निंग फ़ेज़ था, वहाँ पर मुझे रेडी किया जा रहा था कि मैं अपनी लाइफ़ में सब कुछ सीख कर खुद उसको आगे बढ़ूँ। तो घर के काम, बाहर के काम, बैंक के काम, अपनी पढ़ाई, सब कुछ मुझे अपने आप से करना पड़ता था। थोड़े दिन बाद जब मैंने देखा कि मेरे घर के लोग ही, मेरे रिलेटिव्स ही हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, अबाउट द फाइनेंशियल इश्यूज़, तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत ज़्यादा अ, एक खतरनाक पीरियड था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में वहाँ पर जाऊँ। मेरे को जिस फ़ेज़ में गाइडेंस चाहिए थी अपने फादर की, अपनी मदर की, मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिल पा रहा था। ऑल आई वाज़ स्टैंडिंग अलोन, और मैं एक दुनिया में फ़ाइट कर रही थी कि मुझे मुझे एक्चुअली में करना क्या है? मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकती हूँ? मेरी मदर का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा, बट शी हरसेल्फ वाज़ इन डिप्रेशन, तो देयर वाज़ दैट लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। वो इमोशनल कनेक्शन हम लोगों के बीच में उतना नहीं रहा, क्योंकि वो खुद डिप्रेस्ड थीं। तो बस ऐसे करते-करते हम लोग जो है आगे बढ़े, हिम्मत करके, मेहनत करके, बट मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी थी। मैं अपना घर सँभाल रही थी, अपनी मदर को देख रही थी, वो ठीक भी नहीं रहती थीं, तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, सब कुछ करना, ये मैं सब कर रही थी वहाँ पर। मैंने अपनी स्टडीज़ बहुत अ, तरह से, हर तरह से बहुत एक डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, प्रेशर में मैंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, और टाइम के साथ धीरे-धीरे मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैंने एक अच्छी एमएनसी में जॉब अपनी अपने पास ली। कुछ टाइम के बाद जब सब कुछ ठीक चलने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आई मेट अ बॉय, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ही इज़ द वन, ही इज़ द सोलमेट वेयर आई कैन रिलाई ऑन। मतलब मेरा जो इमोशनल कनेक्शन था उनके साथ अच्छा था, और जैसे कि मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी, तो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था। तो मैं उस टाइम ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरी लाइफ में जो पर्सन मेरे साथ हैं, जिनको मैं एज़ अ अपना सोल पार्टनर, एज़ अ लाइफ पार्टनर के रूप में देख रही हूँ, कि वो मेरे लिए कितने सही हैं या कितने गलत हैं। एक जजमेंट होता है, उस एज में मैं सही जजमेंट नहीं ले पा रही थी। मुझे लगा ही इज़ द ओनली वन वेयर आई कैन गो एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो देयर आई डिसाइडेड कि मुझे लाइक इनसे शादी करनी है, और मैं अपनी लाइफ में
इनका साथ अगर मेरे साथ होगा तो धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ जाऊँगी। तो यही सोच रख कर के मैंने शादी करी। शादी करने के बाद कुछ महीने तक सब ठीक चला, लेकिन महीने के कुछ महीनों के बाद यहाँ एक शादी की जो डार्क साइड मैंने देखी अपनी लाइफ में, अ, वो मैं यहाँ पर आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आई थिंक कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम लोग जजमेंट कर लेते हैं आउट ऑफ इमोशंस में आकर के कैरिड अवे हो जाते हैं, लेकिन हमें इतनी जल्दी वो डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। तो कुछ टाइम के बाद जब सब ठीक चल रहा था, तो माय एक्स हस्बैंड ही स्टार्टेड बीटिंग मी अप फॉर नो रीजन। आई वाज जस्ट सिंपली स्टैंडिंग, मेरे हाथ में खाना था, उनके लिए ही थ्रू दैट खाना ऑन माय फेस। तो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने ऐसा क्या किया है। तो मुझे फिर भी लगा कि शायद फ्रस्ट्रेशन होगी या जो भी होगा, आई रियली डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो कुछ टाइम के बाद मेरे को लगा कि ठीक है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसे इंसान कर देते हैं, इट्स ओके। बट फिर ये बिहेवियर ना फ्रीक्वेंटली रिपीट होता गया, और जैसे-जैसे ये बिहेवियर रिपीट उनका होता गया, मुझे समझ नहीं आ पा रहा था, दैट वाज़ वेरी सफोकेटिंग फॉर मी। वन डे आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट इज़ द रीज़न? आप मुझे इतना फ्रीक्वेंटली यू बीट मी अप फॉर नो रीज़न, फ्रस्ट्रेटेड आप अब्यूज़िव होते हो, मुझे आई वांटेड टू नो द रीज़न कि तुम ठीक से काम नहीं करती हो, एंड दिस एंड दैट आई गॉट दिस टाइप ऑफ आंसर। ये मुझे जब सब पता चला, तो मैंने कहा ठीक है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने आप को ठीक करूँगी, और आपके लिए आई विल, मतलब मैं अपने आप को बेटर बनाऊँगी, और अपने आप के लिए, आपके लिए, मैं आपकी फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ। मैं यहाँ पर आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी, जो लोग मुझे यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम मेरे ऊपर खाना फेंका गया, मैंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। जब मुझे मारा गया, मैंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि शायद कमियाँ मेरे अंदर हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग जो कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, जो हाउसवाइफ़ हैं, वो यही मैं रिलेट कर सकती हूँ, वो यही सोच रहे होंगे कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं औरों के लिए। हम राइट टाइम पे राइट डिसीज़न नहीं लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो शायद हमारा माहौल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। सही टाइम पर सही डिसीजन लेना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर मैं उस टाइम ही क्वेश्चन मार्क लगाती कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो शायद आज मैं इस सिचुएशन में नहीं फँसती। अपने आप को इम्प्रूव आप तब कीजिए जब गलती आपकी हो। लेकिन अगर गलत दूसरा बंदा है और एक्सप्लेनेशन देने पर भी वो नहीं माँग रहा है, तो उस केस में आपको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ से मेरी कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, और इस तरह से आगे बढ़ती है कि मैं एक वर्स्ट फेज़ में अपने आप को अपनी गलतियों की वज़ह से डाल लेती हूँ। जब धीरे-धीरे मेरे को लगा कि मतलब मेरे साथ अ, सही नहीं हो रहा है, वहाँ मैं सब कुछ सहते हुए, सफोकेटेड होते हुए, अपने आप पर एक सारा टॉर्चर झेलते हुए मैं उस चीज़ को टॉलरेट करे जा रही थी। मे हमारी सोसाइटी कुछ इस टाइप की होती है जहाँ पर वो ये बताया जाता है कि आप जितना टॉलरेट करोगे बीइंग अ लेडी, उतना ही आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, अपने घर को बसा पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम शादी के कुछ टाइम बाद अलग भी हुए थे। अलग इन द सेंस हम अलग घर लेकर के हम लोग वहाँ पे रहने लगे थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस बहुत था। तो मैंने अपने एक्स हस्बैंड से बोला कि शायद चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेट्स टेक सम एक्शन अबाउट इट, और हम लोग थोड़ा-सा अलग होकर रहने लगे। जब हम अलग होकर रहने लगे, तो मैंने देखा कि जो मेरे एक्स हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। वो रात के 12-1-1 बजे आने लगे, एंड बहुत ज़्यादा वायलेंट होना, घर पे आके मार-पीट करनी, तमाशे करने, जॉब उनको करनी नहीं थी। मेरे ऊपर हमेशा प्रेशर रहता था कि आप जॉब करोगे एंड यू विल अर्न सो दैट हमारी लिविंग ढंग से चल सके। मुझे उस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मुझे पता चला कि मैं आई एम प्रेग्नेंट, तो अ, मेरे को थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, जिस वज़ह से मुझे जॉब के लिए मना करा गया था, कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये था कि उस फेज़ में ही वाज़ ड्रंक, और रात के 1 बजे आए थे, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप इतना लेट आए हो,
तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो बस गुस्से में आकर एक स्टिक रखी हुई थी, रॉड रखी हुई थी, एंड ही स्टार्टेड बीटेड मी अप विद दैट रॉड। और बॉटल लेकर उन्होंने मेरे ऊपर हिट करा, जिससे कि मैं 1.5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, जिससे कि मुझे एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई एंड आई वाज़ नॉट वेल। उस दिन मैंने अपने आप को पूरी रात एक बाथरूम में लॉक करके रखा। मैं डर गई थी, मुझे लगा था कि आज सब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब मैं यहाँ यहाँ से कभी भी उठ नहीं पाऊँगी। जब मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, सुबह 5 बज गए थे, मुझे रात के 1 बजे से 5 बज गए थे, ही वाज़ स्लीपिंग। मैं वहाँ से भागी। भाग के मैंने अपने डॉक्टर को कॉल करा और डॉक्टर को मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ है। उसने बोला कि सोनल यू गो और फटाफट आप अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड में उनको डाउट था कि बच्चा है भी या नहीं, तो बच्चा ठीक था, सेफ था, लेकिन बट मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप को प्रोजेस्टेरॉन पे रखा जाएगा और कंप्लीट बेड रेस्ट रहेगा, जिस वज़ह से आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हो। तो मेरी प्रेग्नेंसीज़ में बहुत कॉम्प्लिकेशन आए थे। फिर उसके बाद मैं अपने मम्मी के घर चली गई थी, वो वहाँ आया, मेरे हस्बैंड वहाँ आए और उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी दिस टाइम हो गया, अब नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा ये वो, और बहला-फुसला कर के वो मुझे अपने साथ ले गए। जब मेरा बेटा हो गया, तो बेटे के होने के बाद भी वो मेरे पास नहीं आए 4 दिन तक, और मेरी मदर इन लॉ का मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। मेरी मम्मी ही मेरा ध्यान रख रही थी और अपने साथ मुझे वो घर ले गई थी। ठीक है, जब मेरा बेटा 1 साल का हो गया, मैं फिर वापस आई, तो फिर इनका वही रवैया शुरू, मारना-पीटना। और अब की बार तो पता नहीं इनको क्या हुआ था, इतना वायलेंट होकर के इस तरह से मारा कि वाज़ जो था वो मेरे पूरे हाथ पे उन्होंने हिट करा, जिसकी वज़ह से आई हैव डेवलप्ड मल्टीपल फ्रैक्चर्स। कुछ दूर पे जब मैंने देखा, मेरा बेटा ही वाज़ लिटरली फोल्डिंग हिज़ हैंड लाइक दिस और वो रो रहा है। ही वाज़ लाइंग ऑन द फ्लोर एंड ही वाज़ लिटरली फोल्डिंग हिज़ हैंड कि प्लीज़ पापा ऐसे मत करो, मम्मी को मत करो, मत करो। वो रो रहा था। वो सिर्फ़ उस टाइम 2 डेढ़ साल का था। वो सब देख कर के मेरे दिल में एक अंदर से आवाज़ आई कि बस, अब और नहीं। आज जो है वो लास्ट है, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा। उसी टाइम मैंने अपने बेटे को वहाँ से उठाया, अपने आप उठी, अपने बैग में 4 जोड़ी कपड़े डाले और मैं वहाँ से मूव कर गई। मूव करने के बाद मैं अपने घर आई। घर आने के बाद वही सब ड्रामेबाज़ी शुरू हो गई कि नहीं प्लीज़ मैं आगे से नहीं करूँगा ये वो। मैंने कहा दिस टाइम आई हैव टेकन अ फर्म डिसीज़न, जो मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था। अब मैंने जो सफ़र करा वो सफ़र कर लिया, मेरा बेटा वो लाइफ़ सफ़र नहीं करेगा। अब चाहे मुझे कैसे भी करके सर्वाइव करना पड़े, आई डोंट नो, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, बट मुझे अंदर से एक विश्वास था कि मैं इस चीज़ को कवर अप करूँगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे करना ही करना था। जब मैंने ये डिसीज़न ले लिया कि मुझे अब नहीं रहना है इस आदमी के साथ, और मैं अपने घर जब वापस आई, वहाँ से मेरे लिए दूसरे चैलेंजेस स्टार्ट हुए। चैलेंजेस किस फॉर्म में? सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, और अपने खुद के दिमाग में तो पता नहीं क्या-क्या चल रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ गिव अप कर देना चाहिए। मुझे आगे किसी के बारे में अब कुछ नहीं सोचना, बस यहाँ मुझे गिव अप करना है। मेरे दिमाग में बहुत सुसाइडल थॉट्स आते थे कि मैं अब यहाँ से आगे उठकर नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन कहते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसी एक रोशनी होती है जो भगवान आपको भेजता है, जो आपका मोटिवेशन बनता है। और यहाँ पर मेरा मोटिवेशन कोई और नहीं, मेरा अपना खुद का बच्चा था, मेरा बेटा था, जिसके लिए मुझे लगा कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं मर भी जाऊँगी, लेकिन मैं ये सोचती थी कि फिर कल इसका क्या होगा? मुझे इसे वो लाइफ़ नहीं देनी है, जो इसके फ़ादर ने मुझे दी थी। मैंने अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने बच्चे के ली है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए बिल्कुल लास्ट तक बनती है। और यही सोच कर के मैं उस मोटिवेशन अपने बच्चे को देख कर के खड़ी हुई। मुझे ये लगा कि मुझे फ़ाइट करना है, मुझे फ़ाइट बैक करना है रादर, और सोसाइटी को और ऐसे लोगों को मुँह तोड़ के जवाब देना है। तब बहुत सोचने के बाद मेरे दिल में ये बात आ चुकी थी कि अब मुझे आगे ही बढ़ना है, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन इज़ स्ट्रॉन्ग इज़ नॉट द ओनली थिंग यू वांट। बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव विद यू। आप स्ट्रॉन्ग, दुनिया आपको कहती है कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी,
बट they don't understand that sometimes being strong is the only option left with you. आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है स्ट्रांग बनने के अलावा। तो यहाँ से जब मैंने सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं पूरी-पूरी रात बैठती थी और अच्छे-अच्छे ऑर्गनाइज़ेशन सर्च करती थी अपने लैपटॉप पर कि अब मुझे जॉब करनी है। क्योंकि मुझे अपने बच्चे की अच्छी तरह से अपब्रिंगिंग करनी है, उसको ह्यूमन वैल्यूज़ देनी है, उसको अच्छी एजुकेशन देनी है और समाज में उसको एक अच्छी पहचान, एक अच्छी आइडेंटिटी देनी है। भगवान ने मेरी सुनी, भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरी जॉब एक बहुत ही अच्छे ऑर्गनाइज़ेशन में लगी एज़ अ प्लेसमेंट हेड। जब मुझे वो जॉब मिली तो मुझे ऐसा लगा कि शायद दिस इज़ द सॉल्यूशन व्हाट आई एम सीकिंग फॉर, और मेरी जो मेहनत है अब यहाँ से शुरू होती है। मैं हर कंपनीज़ में जाती थी, एमएनसीज़ में जाती थी एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कि जिससे मेरे बच्चे अच्छी जगह प्लेस्ड हों, उनको अच्छी नौकरी मिले और वो अच्छी तरह से समाज में अपने आप को खड़ा कर सकें। मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत बैचेज़ निकाले, बच्चों को ट्रेन करा और स्पेशली गर्ल्स को मैं बहुत अच्छे से ट्रेन करती थी और उन्हें यही बात समझाती थी कि एजुकेशन प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, इन सोसाइटी, नो मैटर व्हाट, इवन इफ यू गेट मैरिड, इवन इफ यू हैव चाइल्ड, बट इफ यू आर एजुकेटेड नथिंग कैन स्टॉप यू। तो ये मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, स्पेशली गर्ल्स, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनको एक अच्छी जॉब मिले और वो अच्छी जॉब ले भी रहे हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। इन द ईयर 2022 मैंने अपना खुद का घर खरीदा और उसी साल मैंने जो डिवोर्स फाइल करा था वो एक्सेप्ट हुआ। फाइनली मैं अलग हो चुकी थी, अपनी लाइफ जी रही थी, अपने बच्चे को मैं उसकी एजुकेशन दे पा रही थी, घर में सुकून से रह पा रही थी, एंड ऑल दिस बिकॉज़ ऑफ माय एजुकेशन, माय स्ट्रेंथ, माय करेज। हम सब में स्ट्रेंथ होती है। जब हम पैदा होते हैं वो स्ट्रेंथ हम लेके पैदा होते हैं, लेकिन वो हमें कब दिखानी है, कब करेज दिखाना है, वो हमारे खुद के ऊपर होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे साथ हुआ है, मैंने उससे एक चीज़ सीखी है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपनी चुप्पी को तोड़िए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसमें आवाज़ उठाइए, क्योंकि जितना आप बर्दाश्त करेंगे, उतना आपको दबाया जाएगा। दूसरी चीज़, एज़ अ वुमन प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ। जितने पढ़े लिखे आप होंगे, आप समाज में एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट कर पाएँगे और आप किसी के प्रेशर में नहीं आ पाएँगे, कोई आपका गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और तीसरी चीज़ कि एज़ अ वुमन आप दूसरे वुमन को एम्पावर कीजिए, उसके राइट्स उसको दिलवाइए, उसके लिए बोलिए, बात कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि किसी लेडी के साथ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी और सबकी कहानी हमें कहीं न कहीं मोटिवेट करती है, एक लर्निंग देती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी भी आपके लिए एक लर्निंग हो, मोटिवेशन दे। आप इसी तरह से आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।